बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का अंतिम हिस्सा करेंगे और वो है निदर्शन की समस्याएं। अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे लगता है कि सैम्पलिंग मेथड ज़्यादा बढ़िया है, कुछ का चयन कर लो, सब पर लागू कर दो और निष्कर्ष निकाल दो। लेकिन इसको संपन्न करने समय इस विधि का उपयोग करते समय विविध समस्याओं का सामना अनुसंधानकर्ता को करना पड़ता है। विशेष रूप से 3 समस्याओं का हम जिक्र करेंगे। उसमें पहली समस्या है निदर्शन के आकार की समस्या, दूसरा है निदर्शन में अभिनति की समस्या और तीसरा है निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या। निदर्शन के आकार की समस्या की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले समस्या जो है वो है आकार की समस्या। निदर्शन में सबसे बड़ी समस्या उसके आकार को लेकर है और निदर्शन का आकार बड़ा है, उसके अध्ययन में अधिक समय, धन एवं श्रम खर्च होगा। और यदि निदर्शन का आकार छोटा है तो उसमें विश्वसनीयता और प्रतिनिधित्वता दोनों ही संदिग्ध रह जाएगी। इसलिए निदर्शन का आकार इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें समय, धन एवं श्रम कम लगे और समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके लिए निदर्शन का आकार समुचित होना चाहिए। निदर्शन के आकार को कुछ पॉइंट्स की चर्चा मैं करूँगी, नाम से डिटेल नहीं करेंगे हम उनकी, जो उसको मैटर करती है उसकी आकार की समस्या को लेकर। इसमें निदर्शन के आकार की समस्या का पहला जो पॉइंट है वो है समग्र की प्रकृति। समग्र की प्रकृति में आप बता देना कि यदि समग्र की इकाइयों में एक रूपता है तो छोटा प्रतिनिधित्व, छोटा आकार चल सकता है जिसमें विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। लेकिन जहाँ विविधता होती है वहाँ पर आकार बड़ा होना चाहिए। दूसरा है वर्गों की समस्या। वर्गों की समस्या में हम बताएंगे कि यदि वर्ग में विभिन्न प्रकार के वर्गों का समावेश है, यदि समग्र में अलग अलग वर्ग हैं तो उसमें विविधताएं होती हैं और विविधता होने पर निदर्शन का आकार ना चाहते हुए भी हमें बड़ा करना पड़ता है। और बड़ा जब कर देते हैं तो उससे क्या होता है, बड़ा करना ही पड़ता है। वर्गों की संख्या कम होने पर, इकाइयों में एक रूपता होने पर छोटा निदर्शन भी चल जाता है। नेक्स्ट है यदि समय, धन एवं साधन कार्यकर्ता को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो निदर्शन के आकार को बड़ा किया जा सकता है। अगर ये कम है तो निदर्शन के आकार को छोटा करना ही पड़ता है। फिर परिशुद्धता की मात्रा की चर्चा भी करेंगे हम। अध्ययन में निष्कर्ष उतने ही शुद्ध होंगे जितना जब निदर्शन का आकार जितना बड़ा होगा। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है कि निदर्शन का आकार बड़ा होगा तो निष्कर्ष ज़्यादा बढ़िया निकलेंगे, ऐसा नहीं है। निष्कर्ष उचित प्रणाली की सहायता से सावधानीपूर्वक चुना हुआ छोटे आकार का निदर्शन भी विश्वसनीय हो सकता है और सही ढंग से अगर हमने नहीं चुना निदर्शन तो बड़े आकार का निदर्शन भी विश्वसनीय नहीं हो सकता। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान की प्रकृति। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न इकाइयों का अधिक समय तक गहन अध्ययन करना है तो छोटे निदर्शन का चयन किया जाना चाहिए। इसमें समय, धन एवं संगठन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे और जो निष्कर्ष निकलेंगे वो भी विश्वसनीय निकल पाएंगे। नेक्स्ट है चुनी हुई इकाइयों की प्रकृति। जब इकाइयाँ बिखरी हों तो उसके संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती है, इसलिए छोटा निदर्शन लेना ज़्यादा उत्तम रहता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली तथा अनुसूची का आकार। प्रश्नावली व अनुसूची का आकार भी बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा आकार होगा तो भरने में समय, परिश्रम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, और छोटा होगा तो विश्वसनीयता नहीं आ पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं निदर्शन प्रणाली के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है निदर्शन के चुनाव की प्रणाली भी इसके आकार को प्रभावित करती है। दैव निदर्शन से चुनाव करना है तो निदर्शन का आकार बड़ा होगा और संतरित निदर्शन प्रणाली का उपयोग करेंगे तो आकार निदर्शन का छोटा होगा। तो इसलिए इस बात को बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। पार्टन ने इस संदर्भ में कहा भी
कि अनावश्यक खर्चे से बचने के लिए निदर्शन काफ़ी छोटा और ऐसा नहीं अशुद्धि से बचने के लिए उसे बड़ा होना चाहिए। तो निदर्शन बीच की स्थिति होनी चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं हो, बहुत बड़ा भी ना हो। सेकंड तरह की जो समस्या आती है वो है पक्षपात की। निदर्शन को किसी भी विधि के से चयनित किया जाए फिर भी उसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब किस किस तरीके से अभिनति या पक्षपात आ जाता है उनके स्रोतों की चर्चा हम करेंगे। और स्रोत की जब चर्चा करते हैं तो हम कहेंगे पहला तो इसमें है 3 तरह के स्रोत हैं इसमें भी। दोषपूर्ण चयन, मतलब हम निदर्शन का चुनाव ही गलत ढंग से कर लें। दोषपूर्ण सूचना संकलन, जब हम फील्ड में उतर जाएं निदर्शन का माध्यम से तो जो सूचनाएं संकलित कर रही हैं वो दोषपूर्ण हो सकती हैं। और तीसरा है दोषपूर्ण विश्लेषण व निर्वचन, उनका हम किस ढंग से उसको उपयोग में ले रहे हैं और निष्कर्ष कैसे निकाल रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। तो निदर्शन के दोषपूर्ण चयन के जो कारण हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे दोषपूर्ण चयन हो जाता है। निदर्शन के चयन में अनेक त्रुटियाँ जाने अनजाने हो ही जाती हैं और इसका कारण है इस कारण से समग्र को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इसके 3 प्रमुख स्रोत हैं अभिनति के। सविचार चयन, सविचार निदर्शन जो अपन ने पढ़ा। दैव निदर्शन जिसमें संयोग से इकाई का चयन होता है। और इकाइयों का प्रतिस्थापन, जब इकाई चुनी जाए और वो इकाई अध्ययन के लिए उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर जब दोबारा हम इकाई का चयन करते हैं तब भी पक्षपात आ जाता है। फिर इसके बाद है दोषपूर्ण सूचना संकलन। दोषपूर्ण सूचना संकलन की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे इसमें अपूर्ण अन्वेक्षण व अप्राप्त उत्तर। निदर्शन में जिन इकाइयों का चुनाव किया जाता है और उनसे जो जानकारी प्राप्त की जाती है उस समय उसमें पक्षपात आने की संभावना बनी रहती है। खास करके तब जब प्रश्नावली भेजते हैं तो डाक द्वारा वो लौटकर नहीं आती है या उत्तरदाता अपने मन से कुछ भी लिख देता है या उत्तरदाता को वो चीज़ समझ नहीं आती है तो भी उत्तर पूरे प्राप्त नहीं होते हैं। तो और अनुसूची में जो भी या हम ये कहें कि इसलिए पक्षपात की संभावना होती है, अपूर्ण उत्तर प्राप्त होते हैं। दोषपूर्ण प्रश्नावली, यदि प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं हम तथ्यों का संग्रह करने के लिए तो प्रश्नावली में प्रश्न दोहरे नहीं होने चाहिए, असंदिग्ध नहीं होने चाहिए और प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभिनति की संभावना बन जाती है। फिर है अन्वेक्षक की पूर्व अवधारणा। अन्वेक्षक या शोधकर्ता का जो दृष्टिकोण है वो भी पक्षपातपूर्ण हो जाता है कभी कभी। और इसलिए उसमें अगर वो चीज़ वो क्षेत्र उसको पसंद है तो उसमें उसको कमियां नज़र नहीं आएंगी, अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। और अगर वो पसंद नहीं है तो उसमें उसको बुराइयों के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए ये उसकी पूर्व अवधारणाएँ भी काम कर जाती हैं पक्षपात में। फिर है संसूचकों में अभिनति। कभी कभी सूचनादाता भी पक्षपातपूर्ण समंक दे देते हैं, मतलब उसकी पसंद का कोई विषय होता है तो उसमें खुलकर आंसर देता है, नहीं होता तो नहीं देता, तो इसमें भी पक्षपात आ जाता है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण विश्लेषण व निर्वचन। संग्रहित समंकों के विश्लेषण व निर्वचन में सांख्यिकी पद्धतियों का गलत प्रयोग करने से भी कभी कभी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण अभिनति या पक्षपात का समावेश हो जाता है। इसमें 2 प्रकार से पक्षपात आता है। एक तो अनुपयुक्त सांख्यिकीय रीति से कि हम जो डेटा कलेक्शन के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वही अनुपयुक्त हो, और दूसरा है अन्वेक्षक के पूर्वाग्रह से। समंकों का निर्वचन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, इस कारण उसकी रुचि उसकी मनोवृत्ति भी पूर्वाग्रह से प्रभावित करती है अध्ययन विषय को। इस प्रकार अभिनति आने के कारण परिणाम यथार्थपूर्ण नहीं रहते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई अब परिणामों को यथार्थपूर्ण बनाने के लिए, पक्षपात रहित बनाने के लिए कुछ प्रयास अगर हम करें तो वो पक्षपात रहित बन सकते हैं। जैसे शोधकर्ता का अनुभवी होना, कुशल होना, योग्य होना, अनुभवी होना, ये सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे गुण हैं जो एक शोधकर्ता को अध्ययन में पक्षपात लाने से बचाते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या। निदर्शन की चयन कर लेने के उपरांत उसकी विश्वसनीयता को जांच करना आवश्यक होता है। वे समग्र का कितना प्रतिनिधित्व करती हैं,
उसके अध्ययनों के निष्कर्षों के समग्र पर लागू किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए हम कुछ उपायों को अपना सकते हैं, जैसे समानांतर निदर्शन की विश्वसनीयता की जांच के लिए क्रॉस टैली या उसी आकार का एक और निदर्शन कर लिया जाए तो हम उसको क्रॉस टैली कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है। समग्र की तुलना, कभी कभी समग्र की बहुत सी विशेषताएं जैसे लिंग, आयु वितरण व स्त्री पुरुष का अनुपात आदि का ज्ञान अध्ययनकर्ता को होता है। ऐसी स्थिति में निदर्शन की इकाइयों की तुलना करके उससे समानता प्राप्त होने पर उसकी विश्वसनीयता को जांचा जा सकता है। नेक्स्ट है निदर्शन। इसमें चुने हुए निदर्शन में से कुछ इकाइयाँ दैव निदर्शन विधि के द्वारा चुन ली जाती है। पहले एक बार सैम्पलिंग कर ली, उसके बाद फिर क्या करते हैं, संयोग से, जैसे क्लास में हम क्वेश्चन पूछते हैं, पहले लाइन से पूछ लिया और फिर दोबारा से क्रॉस टैली करने के लिए एक आधी बच्चे को बीच में से फिर उठाकर जब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो वो है दैव निदर्शन। तो निदर्शन भी अभिनति से बचाने का काम करता है। महत्व की परख, मोजर ने कहा कि निदर्शन की विश्वसनीयता की परीक्षा के लिए प्रमाण त्रुटि के आधार पर निदर्शनों के महत्व की परख को करने का आग्रह किया है। नेक्स्ट है अध्ययन परिणामों की तुलना। किसी एक पद्धति के द्वारा प्राप्त निदर्शनों के निष्कर्षों की तुलना किसी अन्य पद्धति के द्वारा निदर्शन का चयन करके और उन निष्कर्षों को उस निदर्शन के साथ कंपैरिजन करके भी विश्वसनीयता की जांच की जा सकती है। अगर समान या लगभग समान आंसर मिलते हैं तो वो विश्वसनीय मान लिए जाते हैं। और अंतिम जो बात करेंगे वो है सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति। इसमें मिलते जुलते सर्वेक्षणों की पुनरावृत्ति करके उनमें लिए गए जो भी निदर्शन हैं उनकी तुलना करके विश्वसनीयता की जांच की जा सकती है। लेकिन ये काम बहुत आसान नहीं है, बहुत दुष्कर काम है कि वापस से हम तथ्यों का संग्रह कर पाएँ। एक कठिन प्रोसीजर है ये, इसलिए ये संभव नहीं हो सकता। तो बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा सैम्पलिंग वाला कंप्लीट हो गया है और अब हम इसके बाद नया प्रश्न करेंगे टैबुलेशन, या देखते हैं कल कौन सा करते हैं, या क्वेश्चनियर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।